वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2022-23 सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को। तो पहले एक बार क्वेश्चन पेपर ओवरव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में टोटल 3 न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल पहला एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी फ्यूल से रिलेटेड है और सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए और बी दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ ही एज यूजुअल पुराने पेपर्स की तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारा फ्यूल और वाटर ट्रीटमेंट से एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का जो वेटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सेक्शन ए से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है और इसमें हमें स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो डिस्कस करने हैं। दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों के लिए हमें सिग्नल प्रेडिक्ट करने हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है CH3CCl2CH3 एंड सेकेंड वन इज CH3OCH2CH3। तो वन बाय वन जो है इसको हम देखते हैं। CH3CCl2CH3 इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन हमने कुछ इस तरीके से किया है। इस दिए हुए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोनों CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं, यानी इन दोनों के लिए हम एक ही तरीके के सिग्नल को कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल जब हम सिग्नल काउंट करेंगे तो सिग्नल ए के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास हो गए 6, दोनों CH3 ग्रुप के मिला के। स्प्लिटिंग पैटर्न हमारा वही पुराना N+1 रूल पर फॉलो करेगा। तो अगर हम इसके नेबरिंग प्रोटॉन को कंसिडर करें, यानी नेबरिंग एटम इज कार्बन, तो N की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 + 1। तो स्प्लिटिंग पैटर्न हमारे पास आता है सिंगलेट। तो केवल एक ही सिग्नल हमें मिल रहा है और उस सिग्नल के लिए स्प्लिटिंग भी हमने मेंशन की। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जो सेकंड स्ट्रक्चर हमें दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज CH3OCH2CH3। इस स्ट्रक्चर के लिए एक प्रोटॉन का ग्रुप यहाँ पर, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ दिए गए हैं। तीनों को मेंशन कर देते हैं 3 डिफरेंट सिग्नल्स की फॉर्म में। तो इस कंपाउंड के लिए हमें टोटल 3 सिग्नल्स मिलेंगे, सिग्नल A, B एंड C। सिग्नल ए के लिए जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर रहे हैं तो टोटल 3 हाइड्रोजन के लिए हम इस स्प्लिटिंग पैटर्न को निकालेंगे और इसके नेबर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यानी N की वैल्यू हमारे पास हो गई 0 और स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ सिग्नल आया वो आया सिंगलेट। सिग्नल बी की तरफ बढ़ते हैं। जो सिग्नल बी है ये टोटल 2 हाइड्रोजन के लिए हम काउंट कर रहे हैं और इसके नेबरिंग में एक तरफ कार्बन प्रेजेंट है, यानी इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो N के लिए काउंटेबल होंगे। तो हमारे पास N की वैल्यू होती है 3 और एज पर द फॉर्मूला 3 + 1 आता है हमारे पास 4, यानी जो सिग्नल होगा दैट विल बी क्वाड्रेट। नेक्स्ट अप वी हैव इज सिग्नल सी। सिग्नल सी भी 3 हाइड्रोजन के लिए हम काउंट करेंगे और इस सिग्नल सी के नेबर में कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास टोटल 2 हाइड्रोजन है। तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग जो स्प्लिटिंग हुई वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हुई, यानी यहाँ से जो मिलने वाला सिग्नल है दैट विल बी द ट्रिपलेट। सो टोटल 3 सिग्नल का सॉल्यूशन हमने किया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जिस क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया गया है C3H6O और हमें 2 एब्जॉर्प्शन बैंड दिए हैं, एक 3550 सेंटीमीटर इनवर्स पे और एक 1717 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो हमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला X और Y की फॉर्म में इसका प्रेडिक्शन करना है। तो पहला आइसोमर X और दूसरा आइसोमर Y। हमें दिया हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म के लिए, इसको मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आईआर एब्जॉर्प्शन रेंज पहले आइसोमर के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 3550 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरे आइसोमर के लिए गिवन है 1717 सेंटीमीटर इनवर्स, 1717 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की बात करें, जो 3550 सेंटीमीटर इनवर्स की एब्जॉर्प्शन रेंज है, ये एब्जॉर्प्शन रेंज कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करती है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए, और जो 1717 सेंटीमीटर इनवर्स एब्जॉर्प्शन रेंज है ये कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करता है कीटोन के लिए, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
तो इन दोनों ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन हमारे पास है अल्कोहल के लिए वो कुछ इस तरीके से आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। सेम ऐसे ही कीटोन के लिए स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं तो इट विल बी CH3COCH3। दोनों एब्जॉर्प्शन रेंज हमारे दिए हुए मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करती हुई आती है। सो दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। जो भी एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन डिसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिया गया है जिसमें हमें एक हाफ सेल दी गई है और इस हाफ सेल के रेस्पेक्ट में हमें जिंक इलेक्ट्रोड दिया है जिसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है और 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें ई नॉट की वैल्यू दी गई है दैट इज 0.763 वोल्ट। हमें यहाँ पर हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी बट उस नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें रिडक्शन रिएक्शन चाहिए सबसे पहले हाफ सेल की। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द रिडक्शन रिएक्शन। जिंक की रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक अपनी आयनिक फॉर्म से इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा जिंक मेटल की फॉर्म में। और अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो एज पर द रिएक्शन यहाँ से जो N की वैल्यू आती है निकलकर वो 2 आती है। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। log concentration of product upon concentration of reactant। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम जिंक की कंसंट्रेशन लेंगे क्योंकि सॉलिड है प्योर सॉलिड तो कंसंट्रेशन 1 होगी और जिंक आयन की कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 0.01 m। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.763 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू हमने निकाली रिएक्शन से 2। देन लॉग प्योर सॉलिड की फॉर्म में जिंक आयन की कंसंट्रेशन 1 और रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन इज गिवन 0.01। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.763 माइनस 0.0591 अपॉन n 2 है और इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद लॉग वाले को हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 2। यहाँ हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आता है 0.7039 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक्शन बी से। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर से है। हम पिछले 3 पेपर से लगातार देख रहे हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन हमें हर बार दिया जा रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है राइज इन टेम्परेचर 2.8 डिग्री सेल्सियस यानी पहली वैल्यू हमारे पास है डेल्टा टी। इसके बाद हमें दिया गया है क्वेश्चन में वाटर टेकन इज 2000 ग्राम और वाटर इक्विवेलेंट इज 2200 ग्राम यानी कैपिटल W हमारे पास हो गया 2000 और स्मॉल w की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2200 ग्राम। इसके साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें दी गई है 2.5% और वेट ऑफ फ्यूल इज 0.85 ग्राम जिसको हम x से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें GCV और NCV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी करेक्शंस गिवन नहीं है तो हम इसके लिए अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। GCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w डेल्टा T डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ फ्यूल दैट इज x। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। कैपिटल W हमारे पास है 2000, स्मॉल w की वैल्यू इज 2200, डेल्टा T इज 2.8 और वेट ऑफ फ्यूल इज 0.85 ग्राम। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 13835.29 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए दैट इज GCV माइनस 0.09H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इस क्वेश्चन में हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू प्लेस करेंगे।
GCV is 13835.29 माइनस 0.09। हाइड्रोजन परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू हम प्लेस करते हैं 587। इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें। कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आती है 132.075 और इसको माइनस करके एनसीवी की फाइनल वैल्यू वी विल गेट 13703.215 कैलोरी पर ग्राम। So this is the final answer for net calorific value. Next question we have is question number 4 part A और ये question हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। नंबर ऑफ सिग्नल के बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C4H9Br और हमें टोटल 3 सिग्नल दिए हुए हैं। एक सिग्नल 6 हाइड्रोजन के लिए डबलेट, एक हाइड्रोजन के लिए और एक 2 हाइड्रोजन के लिए डबलेट। तो 3 सिग्नल्स के बेसिस पे जब हम अपने इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, जिसमें हमने 3 डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स दिखाए हैं। एक सेट ऑफ प्रोटॉन इन 2 मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन के लिए होगा, जिसे हम सिग्नल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक सिंगल हाइड्रोजन के लिए और तीसरा इन 2 हाइड्रोजन के लिए। तो इन एक्चुअल टोटल 4 ग्रुप अवेलेबल है, लेकिन इन 4 में से 2 ग्रुप ऐसे हैं जो कि सेम एनवायरनमेंट में हैं, जिनको हम सेम टाइप ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न से मेंशन करेंगे। दूसरा इस हाइड्रोजन के लिए सिग्नल बी होगा और 2 हाइड्रोजन के लिए सिग्नल सी। तो जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिग्नल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन और उनका स्प्लिटिंग पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग इसे हम 3 सिग्नल्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, सिग्नल ए, बी एंड सी। सिग्नल ए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं टोटल 6 हाइड्रोजन के लिए, सिग्नल बी 1 हाइड्रोजन के लिए और सिग्नल सी 2 हाइड्रोजन के लिए। तो एज पर द स्प्लिटिंग रूल, जिसमें हम n+1 काउंट करते हैं, जब हम 6 हाइड्रोजन के लिए कंसीडर करेंगे तो इन 6 हाइड्रोजन के नेबरिंग में एक कार्बन है जिस कार्बन पर केवल एक ही हाइड्रोजन है, यानी इन 6 हाइड्रोजन्स के लिए जो नेबरिंग वैल्यू n है उस n+1 के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारे पास आती है 1+1, यानी कि स्प्लिटिंग होगी 2 पार्ट में, तो सिग्नल होगा हमारा डबलेट, जो हमारे दिए हुए क्वेश्चन की वैल्यू को जस्टिफाई करता है। फिर सिग्नल बी के लिए बात करते हैं, तो सिग्नल बी के नेबरिंग में दोनों ए ग्रुप भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या प्रोटॉन्स टोटल 6 और 2 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यानी n की वैल्यू हो गई 8 और यहाँ से स्प्लिटिंग पैटर्न हमारे पास आता है 9 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिसको हम सिंपल मल्टीप्लेट की फॉर्म में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज सिग्नल सी। तो सिग्नल सी के नेबरिंग में अगेन बी प्रोटॉन प्रेजेंट है जो कि केवल एक ही है, तो स्प्लिटिंग पैटर्न n+1 के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी हमारा सिग्नल होगा डबलेट। तो इस प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर के लिए आई हुई तीनों वैल्यूज हमारे क्वेश्चन की दी हुई वैल्यूज के साथ रिजेंबल करती हैं। तो दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर फॉर द गिवन सिग्नल्स। Next question we have is again from spectroscopy, question number 4 B। B पार्ट 2 में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन हैं। तो पहले पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए में हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H6 और उसके लिए एक इंटेंस पीक मिलती है लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर पे, जबकि दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H8 और इसके लिए इंटेंस पीक मिलती है 175 पर। तो हमें इन दोनों के लिए स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने हैं, 2 डिफरेंट डाइंस के लिए। जब हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन की बात करते हैं और हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी गई है, तो हम अप्लाई करते हैं वुडवर्थ रूल। हमारे पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो गए और इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया। C4H6 के लिए CH2 CH CH CH2 और C5H8 के लिए CH2 CH CH2 CH CH2। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने के बाद ही हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को जस्टिफाई कर सकते हैं कि C4H6 के लिए लैम्डा मैक्स 217 होगा और रेस्ट इज फॉर C5H6। तो जब वुडवर्थ रूल हम अप्लाई करते हैं तो वुडवर्थ रूल हमारे 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉलो करता है, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो तीनों पैरामीटर्स पे हम दोनों कंपाउंड्स को टेस्ट करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर कहता है अनसैचुरेशन। हमारा पहला कंपाउंड जो है उस पहले कंपाउंड में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है 2 डिफरेंट पोजीशंस पे और दूसरे कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है।
तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ही कंपाउंड हमारे अनसेचुरेटेड है, यानी अनसेचुरेशन का पैरामीटर दोनों के लिए सेम है। पहले स्ट्रक्चर C4H6 में नंबर ऑफ अनसेचुरेशन 2 हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में भी नंबर ऑफ अनसेचुरेशन हमें 2 डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्जुगेशन अप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल मल्टीपल बॉन्ड। ऑल्टरनेट पोजीशन सिंगल मल्टीपल बॉन्ड, पहले कंपाउंड के लिए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सब डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। लेकिन जब हम सेकंड कंपाउंड पे आते हैं तो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस सेकंड कंपाउंड के लिए कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है। तो जो कंपाउंड हमारे इन 3 पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है उस कंपाउंड के लिए हमेशा लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर वन। तो दी हुई दोनों वैल्यूज में से जो पहली वैल्यू हमारे पास है लैम्डा मैक्स 217, ये वैल्यू स्ट्रक्चर 1 के लिए एप्लीकेबल होगी और दूसरी वैल्यू 175 ये स्ट्रक्चर 2 के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि C4H6 हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स शो करेगा, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन रेंज जो है उसकी वैल्यू 217 के इक्वल होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें 2 डिफरेंट आयन के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और पहले क्वेश्चन के ऑपोजिट हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम वुडवर्थ रूल ही अप्लाई करते हैं। हमें 2 डिफरेंट आयन के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर। इन दोनों डाइन के स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर इनमें से हेट्रोएन्युलर डाइन है और दूसरा ब्यूटाडाइन सिस्टम है। डाइन 1 जो दिया गया है दैट इज हेट्रोएन्युलर डाइन और जो दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया गया है ये है ब्यूटाडाइन सिस्टम, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। वुडवर्थ रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों के लिए जो एब्जॉर्प्शन रेंज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए वुडवर्थ रूल के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज वेरी करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बेसिक वैल्यू जो कि हेट्रोएन्युलर डाइन के लिए 215 नैनोमीटर की रेंज में होती है और ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए यही वैल्यू 217 नैनोमीटर होती है। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू हम इसमें एड ऑन करते हैं जो कि रिंग रेजिड्यू के लिए हम काउंट करते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के लिए जो रिंग रेजिड्यू हैं वो हमारे इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 डायरेक्ट अटैचमेंट, यानी एक ये ऐसे ही ये 2, तो टोटल 4 रिंग रेजिड्यू हमारे पास हैं इस पहले स्ट्रक्चर के लिए। ऐसे ही अगर हम डाइन 2 की बात करें तो इस डाइन 2 में भी हमारे पास टोटल 4 रिंग रेजिड्यू हैं और एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम जो वैल्यू काउंट करते हैं वो 5 की इक्वल होती है। तो टोटल 4 रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू 5, यहाँ से टोटल आता है हमारे पास 20 नैनोमीटर। सेम एज फॉर स्ट्रक्चर 2, 4 रिंग रेजिड्यू और टोटल वैल्यू आती है 4 × 5 20 नैनोमीटर। तो अगर हम इनसे अपनी टोटल रेंज को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों वैल्यूज को एड ऑन करने के बाद पहले स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास वैल्यू आती है 235 नैनोमीटर, वहीं जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आती है 237 नैनोमीटर। तो आई हुई दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाइन 2 के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होगी। तो लैम्डा मैक्स फॉर स्ट्रक्चर 1 विल बी लेस देन फॉर स्ट्रक्चर 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है जियोलाइट प्रोसेस से। जियोलाइट प्रोसेस के कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हम बाकी वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले दी हुई वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट ऑफ वाटर जो कि 10,000 लीटर्स है, उसके साथ हमें दिया गया है NaCl सॉल्यूशन का अमाउंट 200 लीटर, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है 200 ग्राम पर लीटर। हमें क्वेश्चन में हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, तो पहले एक बार दी हुई वैल्यूज को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें हार्डनेस कैलकुलेट करनी है तो अपने स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले दी हुई कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेशन के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होती है मिलीग्राम्स की फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। इसके बाद हम टोटल NaCl सॉल्ट का अमाउंट निकालेंगे दिए हुए NaCl सॉल्यूशन में, तो दैट इज अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन
200 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। इस दी हुई वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, यानी अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वैल्यू हमेशा हमारे पास टोटल हार्डनेस की इक्वल होती है। टोटल हार्डनेस का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम प्योरीफाई कर रहे हैं अपने इस प्रोसेस की हेल्प से, उस पूरे अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। वैल्यू रखते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्ट वी हैव इज 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 50 और NaCl का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है 58.5। यहाँ से हमारे पास निकल कर आती है टोटल हार्डनेस, यानी दिए हुए सारे पानी की हार्डनेस। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्डनेस, तो हार्डनेस का मतलब होता है 1 लीटर वाटर की हार्डनेस दैट विल बी इक्वल टू द टोटल हार्डनेस जो हमने अभी इससे पहले स्टेप में कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। टोटल हार्डनेस वी हैव 200 इंटू 200 इंटू 10⁻³ इंटू 50 डिवाइडेड बाय 58.5 और इससे हमें डिवाइड करना है अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू भी हम यहीं पर मेंशन करते हैं, दैट इज 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें यहाँ से हार्डनेस मिलती है 3418.80 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। इस सेम क्वेश्चन को आप एक सिंगल स्टेप यानी फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ। जो भी दी हुई वैल्यूज हैं उन्हें हम डायरेक्टली हार्डनेस की फॉर्म में अगर मेंशन कर दें इस टोटल हार्डनेस के साथ में, तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वैल्यू प्लेस करके भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इससे पहली वीडियो में सॉल्व किए हुए क्वेश्चन की तरह। यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा, दैट इज 3418.80। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्यूल एनालिसिस में से क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पूछी गई है। तो पहले एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिए गए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, रेजिड्यू और मॉइस्चर परसेंटेज की फॉर्म में। हमसे क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पूछी है फॉर 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम दो डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। हमें वेट ऑफ कोल दिया है 1 किलोग्राम। पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 70%, तो फॉर 1 किलोग्राम ऑफ कोल इट विल बी 70 इंटू 1/100, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 0.70 किलोग्राम। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन इज 6%, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.06 किलोग्राम। देन ऑक्सीजन इज 4%, the converted value will be 0.04 kilogram. नाइट्रोजन वी हैव इज 3%, हमें नाइट्रोजन कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड नहीं होती बट फिर भी कन्वर्ट कर लेते हैं 0.03 किलोग्राम, ताकि सारी वैल्यूज जो है वो सेम पेस पे रहें। सल्फर इज 3%, द अमाउंट विल बी 0.03 किलोग्राम। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया गया है रेजिड्यू यानी कि ऐश, दैट इज 6% एंड मॉइस्चर। सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। वेट ऑफ एयर काम करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है वेट ऑफ ऑक्सीजन, जिसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 32/12 C प्लस 8H माइनस O/8 प्लस S। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन चारों की वैल्यू वेट की फॉर्म में हम मेंशन करेंगे, जो हमने अभी ऊपर परसेंटेज कन्वर्ट करके निकाली है। तो कार्बन इज 0.70 प्लस 8, हाइड्रोजन इज 0.06 माइनस 0.04 इज ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 8 और सल्फर हमारे पास है 0.03 किलोग्राम। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आती हैं तीन डिफरेंट पार्ट की, 1.866 प्लस 0.44 प्लस 0.03 और सबको एड ऑन करने के बाद वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल कर आता है 2.336 किलोग्राम।
जब वेट ऑफ ऑक्सीजन हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी क्वेश्चन की डिमांड को, दैट इज वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100 अपॉन 23। ये फॉर्मूले हमने कैसे निकाले हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो है कंबशन ऑफ फ्यूल की, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आया 2.336, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 23 से, और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वेट ऑफ एयर का, दैट इज 10.156 किलोग्राम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए बाकी डिफरेंट लिंक्स को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इनके जैसे और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।